ये डिफरेंट केमिकल इवेंट्स को टू प्रोड्यूस इफेक्ट। तो ये पूरा जो आप जब पूरी ये चीज बताएंगे तो देन इट इज कंप्लीट डेफिनेशन। अगर आप एक बात कहते हो और एक की बात कर देते हो, या आप कह देते हो इट इंट्रोड्यूसेस केमिकल चेंज, तो आपने आधी बात की है, पूरी बात नहीं की। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। ये स्लाइड क्यों हो रही? चलें जी। अच्छा जी, ये कौन आपने, अच्छा ये देखो, ये है द अमाइनो टर्मिनस ऑफ सिग्नल रिसेप्टर, सरफेस रिसेप्टर। इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट लग रही है? सबसे पहले इस तरह करें, जुनैरा आप ए ऑप्शन को रीड करो और बताओ कि इज दिस करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप करेक्ट कहोगे तो आप यानी कुछ, खैर कुछ चीजें तो ठीक है, वो फॉरवर्ड है, लेकिन कुछ चीजों में यू विल हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। तो जुनैरा माहम, आप फर्स्ट ऑप्शन रीड कीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन? Activates or stimulates transcription by interacting with other partner. इस स्टेम में आपको सबसे पहले एक चीज देखनी है, और वो क्या देखनी है कि क्या है इसमें? एक तो अमाइनो टर्मिनस है और दूसरा क्या है? सरफेस रिसेप्टर है। जी, this is correct, the first option. कौन सी वाली? फर्स्ट ऑप्शन? Yes. इसमें ये क्या कहते हैं? It activates or stimulates transcription by interacting with other components of transcriptional machinery. ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन हैंड रेज कर रहा था? Who was raising the hand? मुझे यहाँ पे आया था किसी ने हाथ उठाया अपना। चले, तहजीब अली, आप बेटे मुझे बताओ कि जो नेक्स्ट ऑप्शन है सीक्वेंसेस व्हिच इज हाईली इनवेरिएबल अमंग डिफरेंट रिसेप्टर्स, ये बात ठीक है या गलत है? नो मैम, गलत है। तो करेक्ट क्या है? सी। नहीं, इस स्टेट को अगर करेक्ट करो तो क्या करेक्ट करोगे आप? स्टेटमेंट को है सीक्वेंस व्हिच इज हाईली वेरिएबल। इट्स हाईली वेरिएबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और कौन चले? फखर सुल्तान प्लीज, सी ऑप्शन मुझे बताओ। मैम ये ठीक है। ठीक है, यस मैम, जैसे उसने कहा कि इनवेरिएबल की जगह वेरिएबल। अच्छा, तो वो तो करेक्ट ऑप्शन हो गई ना फिर। ये जो है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो अमाइनो टर्मिनस जो होता है उसका क्या वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए से बाइंड करता है? जी मैम, करता है। आई एम नॉट श्योर। जी सोहेल साहब, वालेकुम सलाम। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी मैम, मुझे बताइएगा प्लीज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मोहसिन शकूर प्लीज अनम्यूट योर माइक। मैम जी बताओ बेटा। मैम क्या थर्ड ऑप्शन? हाँ, is responsible for binding of the receptor to specific. Yes ma'am, correct है। ये DNA binding domain। yes ma'am, ये DNA binding domain होती है। DNA binding domain होता है अमाइनो टर्मिनस। yes ma'am। ये 3 वाला जो उसने है, ये थर्ड वाला ऑप्शन जो उनसे मैम, ये DNA बाइंडिंग डोमेन होते हैं अमाइनो टर्मिनस उसकी। अमाइनो DNA बाइंडिंग डोमेन होता है। अच्छा, इट इज द रीजन दैट बाइंड्स हार्मोन लाइगेंड। हाँ मैम, हार्मोन से बाइंड नहीं करता। हार्मोन से कौन सा रीजन बाइंड करता है? नो मैम, वो कार्बोक्सी टर्मिनस होता है। कार्बोक्सी टर्मिनस। हार्मोन से कार्बोक्सी टर्मिनल बाइंड करता है। यस मैम। अच्छा, चलो, ये क्या है? अब इसके लिए कौन इसकी ऑप्शन ऊपर ऑप्शन पढ़िए, स्टेम पढ़िए, क्या है?
opens or closes in response to concentration of signal ligand. अच्छा, तो इसमें से अब आप देखो कि नीचे जो ऑप्शंस दी हुई हैं कौन से वाले रिसेप्टर्स हैं which describe this Gated ion channels. Gated ion channel. Gated ion channel. अच्छा, एडिशन रिसेप्टर्स क्यों नहीं हो सकते? व्हाई नॉट एडिशन रिसेप्टर्स? हमना वकार, प्लीज यू अनम्यूट योर माइंड, टेल मी. मैम क्योंकि एडिशन रिसेप्टर एक्स्ट्रासेलुलर मॉलिक्यूल बाइंड्स मॉलिक्यूल इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. अच्छा, ठीक है. और रिसेप्टर इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी, ये वाला रिसेप्टर क्यों नहीं हो सकता? बर्न्स और क्लोजेस इन रिस्पांस टू कंसंट्रेशन टू सिग्नल ligand. इस वाली ऑप्शन की करेक्ट चॉइस क्या होनी चाहिए थी? अगर हम इसको सोचते तो ये कैसे रिसेप्टर्स होते हैं? receptor with extrinsic enzyme. नहीं, इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी. तो फिर इसकी स्टेम क्या बनती अगर ये वाली करेक्ट ऑप्शन होती? तो सिस्टोलिक प्रोटीन काइनेज. हाँ जी, सिस्टोलिक प्रोटीन काइनेज के साथ इंट्राक्ट है. सिस्टोलिक नहीं, साइटोसोलिक. Yes ma'am, cytosolic. साइटोसोलिक, सॉरी मैम. तो क्या ऑप्शन बनेगी करेक्ट फिर इसकी क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगी? गेटेड आयन चैनल. नहीं, इसकी तो छोड़िए. इस स्टेम के लिए गेटेड आयन चैनल्स होते हैं which open or close in response to concentration of signal ligand. अगर No intrinsic. with no intrinsic एंजाइम तो एंजाइम और मैम हार्मोन तो बाहर से बाइंड करता है ना. हार्मोन भी एंजाइम इन नेचर होता है. नहीं, मैं एक हार्मोन एंजाइम इन नेचर नहीं होता. हार्मोन तो या तो स्टीरॉइड होता है या प्रोटीन होता है या पेप्टाइड होता है. एंजाइम्स आर different. They are biological catalysts. Ma'am, it regulates a gene regulating protein. Receptor with intrinsic activity. इसका लिख देंगे कि प्रोटीन काइनेज साथ में बाइंड करता है ऊपर, अच्छा, इसलिए. चलो अब ये स्टेम पढ़ो. ये है, कौन पढ़ेगा ये स्टेम? जवार अहमद पढ़ेगा. चलो फाइजा पढ़े. फाइजा अरशद पढ़े. Ligand binding to extracellular domain stimulates the enzyme activity in intracellular domain. क्या है? मैम आवाज आ रही है? हाँ, Serpentine receptor. serpentine receptors. Receptor enzyme. Receptor. अच्छा, आप में से जो कहते हैं इट इज सर्पेंटाइन रिसेप्टर, वो कौन है? अनम्यूट करे अपना माइक. उनमें से कोई है? Serpentine. Yes. Serpentine. No, ma'am, I changed my answer. It's receptor enzyme. Receptor enzyme. सर्पेंटाइन रिसेप्टर क्यों नहीं है? जो कह रहे हैं इट इज रिसेप्टर एंजाइम, वो क्यों कहते हैं इट इज रिसेप्टर एंजाइम? इट इज नॉट सर्पेंटाइन रिसेप्टर. मैम क्योंकि वो इंट्रासेलुलर डोमेन में एंजाइम एक्टिविटी स्टिमुलेट कर रहा होता. यानी उसी एंजाइम का अपना इंट्रासेलुलर डोमेन थोड़ी होता है जो एंजाइम लाइक एक्ट करता है. सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स में अपना इंट्रासेलुलर डोमेन तो एंजाइम लाइक एक्ट नहीं करता ना. यस मैम. रिसेप्टर का कोई पार्ट खुद से एंजाइम लाइक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता. सर्पेंटाइन रिसेप्टर में तो आपने डिटेल में पढ़ा है कि वो पहले अल्फा डोमेन डिसोसिएट करता है और फिर वो जाके एंजाइम को एक्टिवेट करता है. सही है ना? तो फिर ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर कैसे हुआ? लाइगेंड बाइंड करेगा, वो इंट्रासेलुलर डोमेन की एंजाइम एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा. तो सर्पेंटाइन रिसेप्टर के इंट्रासेलुलर डोमेन के पास एंजाइम एक्टिविटी होती है? नहीं होती ना. तो फिर सर्पेंटाइन रिसेप्टर वाली ऑप्शन तो खत्म हो गई. और स्टीरॉइड रिसेप्टर अदरवाइज ही सरफेस रिसेप्टर्स होते ही नहीं है. यस मैम, वो तो ये ऑप्शन भी निकल गई, सर्पेंटाइन वाली भी निकल गई. और एडिशन रिसेप्टर्स तो वैसे ही एडिशन के लिए यूज होते हैं.
सेल टू सेल एडिशन ले या और कोई मॉलिक्यूल्स जो उनकी तो कोई एंजाइम लाइक एक्टिविटी या वो कोई भी इनिशिएट नहीं करते, तो पीछे ऑप्शन क्या बची आपके पास? रिसेप्टर एंजाइम। इन रिसेप्टर्स को हम क्यों रिसेप्टर एंजाइम्स कहते हैं? इसीलिए कहते हैं इनका अपना एक पोर्शन एंजाइम लाइक एक्ट करता है। ठीक है, ठीक है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है चलो। ma'am. All of the following are known to be part of signal transduction cascade except। अब सारी ऑप्शंस देखो, सबकी सब जो है वो किसी ना किसी सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प कर रही होंगी, या वो दैट विल बी द पार्ट ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। कौन सी नहीं है जो अब तुम लोगों ने नहीं पढ़ी? Alpha. Phosphorylation of fipronectin. ये ऑप्शन पढ़ा मैम Delta. डेल्टा। अच्छा, डेल्टा कौन कह रहा है? डेल्टा किसने कहा Ma'am, है? fipronectin. फॉस्फोराइलेशन ऑफ ठीक है, लेकिन डेल्टा किसने कहा था? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। जिस ई होगी एक्टिवेट्स नहीं होता मैम, फॉर्मेशन तो मैम अल्फा होगा एक्टिवेशन वो। होती है। Ma'am, एक्टिवेशन होती है। मुझे ये बताओ, क्या साइक्लिक एमपी पहले से पढ़ा होता है और वो इनएक्टिव फॉर्म में पढ़ा होता है, एडीएन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? no ma'am, form होता है. Is ATP into कन्वर्ट होता है ATP से। एटीपी इज कन्वर्टेड टू साइक्लिक एमपी ना। यस मैम अच्छा, उसके बाद एलिवेशन ऑफ सेलुलर कैल्शियम की होती है, वो किस में होती है? लाइपेज सी जब एक्ट करता है तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम होते हैं। फिर एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ फॉस्फेटिडाइएसिटोल बिसफॉस्फेट होता है। यस Yes, ma'am. ट्रांसक्रिप्शन में होता है। मैम ट्राइफॉस्फेट पहले बिसफॉस्फेट ही होता है, उसका सबस्ट्रेट एक्ट और ट्राइफॉस्फेट डाइएसाइलग्लिसरॉल में कन्वर्ट डाइएसाइल ग्लिसरॉल एक बनता है और दूसरा क्या बनता है? inositol triphosphate. Inositol triphosphate. होता है ना, ये भी होता है ना। मैम होता है. इसी तरह से डिसोसिएशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन ये भी होते हैं। तो पीछे ये वाली चीज है जो आपने नहीं पढ़ी। जी मैम. ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ये वो एससीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ गए जो कि आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन होता है, आपने उसकी स्टेम रीड करनी है कि उस स्टेम में मेनली उसको एड्रेस किया गया है, उसको सिंथेसाइज कैसे किया गया। एक होता है एनलिस्ट, ठीक है, एक होता है नेम, या हम कह सकते हैं गिव, ठीक है, या हम कहते हैं इलेबोरेट, या हम कहते हैं हाउ, हम कहते हैं व्हाट। ठीक है, तो ये जो हम यूज कर रहे होते हैं ना वर्ड्स, इसके अपने अंदर भी जो आपने रिस्पॉन्स देना है वो उसका एलिमेंट छुपा हुआ होता है, दैट इज हिडन इन इट। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहते हैं नेम एंड लिस्ट, तो इसका मतलब है कि यू जस्ट मेक अ लिस्ट, यू जस्ट नेम इट, वी डोंट वांट डिटेल्स। ठीक है, आपको अगर ये कहते हैं कि गिव नेम्स ऑफ या राइट नेम्स ऑफ एंड लिस्ट नेम्स ऑफ, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसकी 1 2 3 4 और उनके नाम लिख देने हैं। यू हैव टू एनलिस्ट देम। और बहुत दफा जो बहुत ज्यादा कंसाइज और प्रिसाइज उसकी सिंथेसिस करते हैं क्वेश्चन, तो वो उसमें लिखते हैं एनलिस्ट एनी 2 एनी 3 एनी 4, तो वो आपको नंबर भी बताते हैं कि आप सिर्फ ये 4 3 2 1 वो आप लिखें। या फिर हम जैसे सपोज कोई भी क्वेश्चन की स्टेम बनाते हैं और हम कहते हैं इलेबोरेट योर आंसर विद 1 एग्जांपल। अब जब हम कहते हैं इलेबोरेट योर आंसर विद 1 एग्जांपल का मतलब ये है यू गिव 1 एग्जांपल एंड यू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विद दैट एग्जांपल। अगर आप सिर्फ उसका नाम लिख देंगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन की स्टेम है हाउ सिग्नल इज ट्रांसड्यूस्ड
बाय GS प्रोटीन रिसेप्टर। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं? एक तो ये हाउ है, और दूसरा क्या है, दूसरी क्या चीज है? सिग्नल ट्रांसडक्शन है। दूसरा क्या कीवर्ड है? GS GS अच्छा, अब अगर ये टर्म ऐसे आती है तो आपके ख्याल में आपने कैसे इसको रिस्पॉन्ड करना है, या आप क्या इसका जवाब लिखोगे? मैम स्टेप्स के साथ आप क्या लिखोगे इसमें? अब मैंने मतलब जिसने भी पूछा वो आपसे ट्रांसडक्शन पूछ रहा है सिग्नल की, तो मुझे आप में से कोई एक मुझे बताए कि आप इसको कैसे, इवेंट्स को कैसे बताओगे? इस प्रोटीन रिसेप्टर के हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ ली है ना, तो मुझे बेशक आप अपने नोट्स देख लीजिए, अपनी स्लाइड्स देख लीजिए, बट यू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन टू मी, मैं ताकि आपको बताऊं। मैम पहला स्टेप होगा कि इट कैन नॉट एक्टिवेट एडेनिलाइल साइक्लेज। क्या मतलब? देखो अब सवाल क्या है, उसकी स्टेम पढ़ो ना। हम कह रहे हैं कि हाउ सिग्नल इज ट्रांसड्यूस्ड बाय GS प्रोटीन रिसेप्टर। तो सबसे पहले तुम्हारे जहन में एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो पहले इस तरह से बताएंगे कि GS प्रोटीन में खुद उसके अंदर क्या चेंज आता है, वो किसको क्या चेंज प्रमोट करता है अपने थ्रू? नहीं, मुझे आंसर चाहिए, मुझे स्टेप्स बताओ। मैम सबसे पहले कहेंगे कि ये बाइंड करेगा GPCR। मैं कौन? मैं बताऊं? मैं कौन? नाम बताओ ना। SN मैम, मोहम्मद SN। चलो बताओ आप क्या जवाब लिखोगे? उससे डायरेक्ट पूछा कि हाउ सिग्नल इज यूज्ड बाय GS प्रोटीन रिसेप्टर। हम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे। शुरू में सिग्नल ट्रांसडक्शन वगैरह उससे हमसे नहीं पूछा हुआ। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो भी हार्मोन या ट्यूमर उसकी रिकॉग्निशन होगी। फिर उसमें जो हमारे पास ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन जो हमारे पास है, उसमें हमारे पास चेंज आएगा, वो ट्रिगर होगा। उसके बाद हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ATP, तो जो कन्वर्ट होगा 3,5 एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं 3,5 नहीं, वो तो इनएक्टिवेशन होती है उसकी वजह। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। मटेरियल है ना इस वक्त? यस मैम। आप उसमें से भी देख सकते हैं, मैं ज़बानी नहीं पूछ रही। ठीक है, फिर इस तरह कन्वर्जन के बाद हम जब उसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आएंगे तो GS प्रोटीन चेंज होगा और अल्फा बीटा और गामा अपने उसमें टूट जाएगा सब। फिर मैम GDP हटेगा, GTP का उसके साथ आके, और वो जब वहां से चेंज होगा तो उसके बाद हमारे पास एडेनिलाइल साइक्लेज है, उसको जाके एक्टिवेट करेगा ये कॉम्प्लेक्स जो। ठीक है, फिर और मैम वो ATH होता है, उसमें से ATP, उसका ATP यूज होगा इसके लिए। और उसके बाद ये होगा कि मैम रेगुलेट 2 पोर्शन होंगे, एक कैटालिटिक पोर्शन और एक रेगुलेटरी पोर्शन, जो प्रोटीन काइनेसिस जब एक्टिवेट होगा हमारे पास। रेगुलेटरी जो होगा मैम वो एक्सेप्ट करेगा CMP को, और कैटालिटिक जो है वो परफॉर्म करेगा फॉस्फोराइलेशन। फिर और उसके बाद मैम वही हमारे पास टूट के प्रोटीन जो प्रोटीन स्ट्रेट होगा एक के पास जाएगा, वो कैटालिटिक पोर्शन जाएगा एक हमारे पास। ATP उसे फॉस्फोरस देगा और वो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन बन जाएगा। इनडायरेक्ट हमारे पास प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन हुई है सिग्नल ट्रांसडक्शन की विदाउट पासिंग द मेम्ब्रेन। ये इसके स्टेप्स में पॉइंट में चाहते हो। Why do you want to phosphorylate the protein? Why do you want to phosphorylate the protein? As a response to that hormone or ligand that जिसने bind किया था, उस हार्मोन ने इंड्यूस किया उसके अंदर के, मतलब वो डायरेक्टली पास थ्रू नहीं कर सकता मेम्ब्रेन के, लेकिन वो प्रोटीन हमें फॉस्फोराइलेट करना है तो उसने उसके थ्रू दिया। उसकी रिस्पांस में टू द आंसर। अब इसको और थोड़ा बेहतर कौन करेगा? यानी बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो आपने सिर्फ वही इवेंट्स बताने हैं जिस लिगैंड बाइंड करे टू द रिसेप्टर। उसके बाद चूंकि ये G प्रोटीन है स्पेसिफिकली, तो आप बात करेंगे कि G ligand binds to the receptor, conformational change occurs, G protein, alpha domain
at alpha domain, GTP is placed by GTP. It is dissociated from the beta and gamma domains. It moves to the adenylyl cyclase. It activates the adenylyl cyclase, and this activated adenylyl cyclase converts ATP to cyclic AMP. फिर अब क्या होगा? Cyclic AMP binds to protein kinase. Yes. ठीक है? And this protein kinase is once activated, it will be able to phosphorylate target protein. These target proteins are capable of producing the effect. तो ये सिग्नल ट्रांसड्यूस हुआ है थ्रू GS प्रोटीन. तो आपने सारे इवेंट्स को वन बाय वन बताना है. आप इसको फ्लो में भी, फ्लो डायग्राम में भी बता सकते हो. आप इसकी तस्वीर ड्रॉ करके उसमें वो जो आपको डायग्राम एक दिखाई हुई जिसमें सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन उनको आपको लिखना पड़ेगा साथ में. ये लिगैंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर, कन्फर्मेशनल चेंज ऑफ द रिसेप्टर, वो रिप्लेसमेंट ऑफ द GT, उसके बाद डिसोसिएशन, एक्टिवेशन ऑफ द एडेनाइलेज, ATP कन्वर्टेड टू AMP. तो साइक्लिक AMP. तो ये सारे इवेंट्स आप या फ्लो डायग्राम में बता दो या आप डिस्क्रिप्टिवली लिख के बता दो, यू विल गेट फुल मार्क्स. ठीक है मैम, अगर हम डिस्क्रिप्टिवली लिख के बताएं तो उसमें हम पॉइंट्स बना सकते हैं, लेकिन बड़े पॉइंट्स लेकिन बना पॉइंट्स देंगे. बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे. जितना ज्यादा आपका वो पॉइंट्स में होगा, क्लियर होगा, उतना एग्जामिनर के लिए आसान होता है. उसमें बल्कि आप जो मेन इवेंट हो रहा है ना, आपके किसी पहला सीक्वेंस है कि लिगैंड बाइंडिंग, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो. उसके बाद बाइंडिंग के बाद कंफर्मेशनल चेन, अल्फा डोमेन डिसोसिएशन, रिप्लेसमेंट, डिसोसिएशन. तो जो मेन मोटे इवेंट्स है ना, उनको अगर आप हाईलाइट कर दोगे ना, तो एग्जामिनर आपका पेपर खोलेगा और उसने उसको टिक टिक करना और आपको पूरे नंबर दे देगा. ठीक है. इस तरीके से अब अगला क्वेश्चन आता है, तो उसमें सिर्फ की वर्ड के अंदर होता है GQ प्रोटीन. GQ लिखने से आपका सारे का सारा जवाब बदल जाता है. अब यहाँ पे क्या होगा? मैम क्या ना है? मैम हॉर्म. मैं बताऊं GQ? अब मैं मुझे नहीं पता क्या ना है. कौन? हरमैन. यार मैंने पहले बहुत से जवाब दे दिए, कोई और बताएगा. मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं. मैं सारी बकरियां बन के बोल रहा हूँ. मिस मैं बताती हूँ कि जब हार्मोन आता है ना, तो वो G रिसेप्टर पर आकर होता है. ठीक है, G रिसेप्टर की एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन पर. ठीक है ना, उसके बाद वो अंदर आता है. ठीक है ना, अंदर आकर जो अंदर कौन आता है? अंदर कोई भी आता? अंदर हार्मोन तो अंदर नहीं आता. नहीं मैं बताऊं? उसके अंदर कंफर्मेशन चेंज होता है. ठीक है ना, जी रिसेप्टर 2 मिनट सुन ले. नहीं, अब नेक्स्ट वाला मैं बताइए. मैम हार्मोन आके मैम रिसेप्टर साइट पे जब बाइंड करता है, या फिर कोई भी प्रोटीन आके बाइंड करता है रिसेप्टर साइट पे, तो फिर इसकी वजह से कंफर्मेशनल चेंज आ जाती है रिसेप्टर साइट पे, जिसकी वजह से वो जो एक्सपोज हो जाती है, जो उसकी साइट होती है ना बेसिकली फॉर द GQ प्रोटीन. तो फिर मैम उसके बाद वहां से सिग्नल जो है वो ट्रांसड्यूस होता है और वहां से फॉस्फोलाइपेज की जो है वो स्टिमुलेशन होती है. अब मैम एक इवेंट इसमें मिस कर दिया. क्या मिस किया? डिसोसिएशन ऑफ अल्फा सबयूनिट गामा और बीटा. GTP is replaced by GTP and dissociation. ये आप बीच में मिस कर रहे हो. अच्छा, आप डिसोसिएशन हुई, उसके बाद आगे फिर मैम उसके बाद जो है जो फॉस्फोलाइपेज जो है की स्टिमुलेशन हो जाती है फॉस्फोलाइपेज C जो बेसिकली जो कि हमारे पास फॉस्फोटिडाइल इनोसिटोल बिस्फेट है, उसे वो जो है हाइड्रोलाइज कर देता है 2 फॉर्म्स में, डाइएसाइलग्लिसरॉल में और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में. अब जो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है वो जो है वो साइटोसोल में जाके है वो साइटोसोल में जाता है और फिर वो अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में उसकी बाइंडिंग साइट होती है, वहां पे जाके बाइंड करता है. अब जब वो फॉर एग्जांपल अब वो वहां पे गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गया, तो वहां पे बाइंडिंग साइट में जाता है, तो उससे कैल्शियम आयन रिलीज होता है. जो कैल्शियम आयन रिलीज होता है और जो डाइएसाइलग्लिसरॉल है वो फॉर्मेशन, वो एक्टिवेशन करती है प्रोटीन काइनेज C की, और जो प्रोटीन काइनेज C है वो फिर फॉस्फोराइलेशन की जो है वो कैटालिसिस करती है. Phosphorylation of the target protein. This phosphorylated protein will produce the required effect. ये आखिरी स्टेप भी लिखना है.
ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जब क्वेश्चन की स्टेप्स से होगी तो आपने ये सारे स्टेप्स लिखने हैं। ठीक हो गया। GS and GQ are the key words in these questions. अच्छा, अब जो लोग पहले बता चुके हैं वो हाथ नहीं उठाएंगे, अब कोई और बताएगा मुझे। अब एक क्वेश्चन आएगा कि गिव द mechanisms of termination of signal transduced by GS protein receptor. अगर सवाल सिर्फ इतना आता है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑल्सो, ये नहीं आ रहा, ये वाला पोर्शन सिर्फ पहले वाला है, तो क्या करोगे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म के नाम लिखेंगे। के नाम लिखोगे? मैम इनके वो लिखेंगे प्रोटीन फोस्फेटेज मैकेनिज्म के नाम हाईलाइट नहीं, करेंगे। मैंने आपसे मैकेनिज्म के नाम पूछे हैं मैम नाम इनको थोड़ी बहुत मैकेनिज्म्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिग्नल टर्मिनेशन। ट्रांसमिशन। अब मिस उन आपने सबको सपोज कोई सिर्फ नाम बता देता है, फोस्फेट हटाना है उसमें से। क्या होगा? चलो प्रोटीन नूर नहीं रेज मिस डीफॉस्फोरिलेट करना होता है टारगेट प्रोटीन, उसमें बोल रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले टर्मिनेशन किस तरह हो सकती है? जिस तरह Inactivation आपका of फ्लो alpha चल रहा है ना, इवेंट्स चल रहे हैं, उसी तरह से आप टर्मिनेशन के इवेंट्स बताओ मुझे। इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा डोमेन होता है एक स्टेप। वो कैसे होगा? जब गिव का है ना तो यू हैव टू गिव डिटेल्स। जीटीपी वापस कन्वर्ट होती है जीडीपी में। कैसे होती है? इंट्रिंसिक एक्टिविटी। किसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है ये? किसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी? उसी की जीएस प्रोटीन की। डोमेन की अपनी इंट्रिंसिक एक्टिविटी है। क्या है? जीटीपीएज एक्टिविटी है। ठीक है, तो पहला जीटीपीएज एक्टिविटी से जीटीपी इज कन्वर्टेड टू जीडीपी, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो सकती है। और दूसरा क्या मैकेनिज्म हो सकता है टर्मिनेशन का? cyclic AMP is converted to 5' AMP। कैसे? वो फॉस्फोडाइस्टेरेज एंजाइम ऐड करते हैं। तो आपने ये पूरा मैकेनिज्म इलेबोरेट करना है, क्यों गिव कह दें या इलेबोरेट कह दें, तो आपने उनकी डिटेल्स देनी है। सिर्फ आप उनके हेडर्स नहीं बताओगे, आपको उसकी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी कि व्हिच एंजाइम इज यूज्ड एंड व्हाट डज इट डू। ठीक है, और तीसरी क्या होगी? dephosphorylation of target proteins by phosphatases। तो वो टारगेट प्रोटीन को डिफॉस्फोरिलेट कर देते हैं phosphorylated proteins। The phosphorylated target proteins are dephosphorylated by which enzyme? Protein phosphatases. Phosphatases। तो अब मैं बताऊं कि अगर ये क्वेश्चन अगर हम कहते हैं ना कि एनलिस्ट 3 मैकेनिज्म्स, तो आप सिंपल कह देते जीटीपीएज एक्टिविटी और वो कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक एएमपी इनएक्टिव फॉर्म या फिर डिफॉस्फोरिलेशन ऑफ द प्रोटीन। बस आप एनलिस्ट अगर 3 मैकेनिज्म, तो बस आप एनलिस्ट कर दो। जब हम कहते हैं गिव या इलेबोरेट, तो ये 2 वर्ड्स दे रिक्वायर डिटेल्स ऑफ दोज मैकेनिज्म्स। ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे कहते हैं ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम of the mechanisms of termination of signal transduction by GS protein receptor, तो इसमें फिर क्या करोगे? सबसे पहले जीटीपीएस एक्टिविटी की डायग्राम बनाएंगे, फिर वो टर्मिनेशन ऑफ साइक्लिक के स्लाइड में मैंने वो डायग्राम बताई है ना। यस मैम, सिर्फ वो फ्लो में दिखा रहे हैं, आप उसी को उसी तरह से बना के इलेबोरेट कर दोगे। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि एनलिस्ट सेकंड ये किस टाइम गलत होगी, एनलिस्ट एंड 4 सेकंड मैसेंजर्स, तो इसका जवाब क्या दोगे? एनलिस्ट मैम इसमें सिर्फ 4 के नेम लिखे हैं। एनलिस्ट में देंगे कि एक साइक्लिक एएमपी होता है। एक सेकंड, ज़ैनब नोमान प्लीज अनम्यूट योर माइक। ज़ैनब, यस मिस। चलो बताओ, एनलिस्ट एनी 4 सेकंड मैसेंजर्स। मिस एक होगा
एक साइक्लिक एएमपी होगा, ठीक है, एक होगा डाइसाइक्लिसरॉल, ठीक है, देन इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, राइट, एंड कैल्शियम। राइट, ठीक है। इसका सिंपल आपसे एनालिस्ट का है ना, तो सिर्फ नाम लिख दो, वी डोंट वांट एनी डिटेल। अच्छा, अब अगर सवाल आता है हाउ साइक्लिक एएमपी इज प्रोड्यूस्ड, इसको थोड़ा सा मैं वो इन गैस प्रोटीन सिग्नल ट्रांसडक्शन, तो इसका कैसे जवाब दोगे? इसका जवाब दोगे? मैं इसका ये हाफ स्टेम है, हाउ साइक्लिक एएमपी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग GS protein signal transduction. Cyclic AMP is produced by conversion activation of ATP adenylyl to cyclic cyclase AMP by the action of adenylyl cyclase, which gets its energy from the GTP, which जो हमारे पास GS protein के alpha domain से आ रही है। ठीक, तो इसमें आपने सिंपली क्या कहना है कि adenylyl cyclase के activated adenylyl cyclase is the enzyme which is used to convert ATP to cyclic AMP. ठीक ठीक, इससे ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अब which second messengers are produced once GQ protein receptor is activated? Diacylglycerol and inositol triphosphate. ये आपने पहले पोर्शन का सिर्फ आप नाम दोगे कि ये दो सेकंड मैसेंजर्स हैं, फिर उसके बाद आप क्या कहोगे? एन कैल्शियम। अब फिर हाउ दीज सेकंड मैसेंजर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो फिर इसमें क्या कहोगे आप? by the hydrolyzation of हाँ, इसमें आप पूरी डिटेल बताओगे कि जब लिगैंड बाइंड करता है तो जी अल्फा प्रोटीन डोमेन जो होता है दैट बिकम्स एक्टिवेटेड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ जीडीपी बाय जीटीपी। This domain, then this activated alpha domain activates phospholipase C enzyme. This activated phospholipase C enzyme hydrolyzes what? Which molecule? Phosphatidyl inositol 4,5 bisphosphate into diacylglycerol and inositol triphosphate फिर जाएगा साइटोसोल में, and that will help in the release of calcium by binding to its specific receptor calcium on endoplasmic reticulum. on ठीक है, endoplasmic reticulum. समझ आ गया? अब अगर स्टेम ऐसी है तो जवाब ऐसे दोगे, ठीक है? अच्छा, अब ये वाला सवाल देखो, when thyroid hormone binds to its receptor, how it transduces its signal? Ma'am, through GS protein. मैम थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर दो होते हैं, एक साइटोसोल में और एक न्यूक्लियस में। तो वो अपने न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ पहले बाइंड करता है, और जब वो बाइंड करता है तो कॉम्प्लेक्स आता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से रिसेप्टर के ऊपर एक सीक्वेंस होती है, वो एक्सपोज हो जाती है और उसमें फिंगर जिंक मोटिव समथिंग। तो उससे वो हमारे पास फिर बाइंड करता है टू द डीएनए के ऊपर। जो जीन उन्होंने जिसकी ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करना होता है उसके ऊपर एक रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के ऊपर वो एनहांसर रीजन या प्रमोटर रीजन में मौजूद होती है। उसके बाद जाकर ये थायराइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करेगा एंड दिस विल एनहांस एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक जीन। उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं जहां ये जाके बाइंड करता है? HR हार्मोन response element. It basically acts in association with the co-activator genes और ये जाकर उसको ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जिससे आगे मैसेंजर आरएनए बनेगा उस जीन का स्पेसिफिक, तो मैसेंजर आरएनए आगे अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसिस आएगा और वो प्रोटीन सिंथेसिस जो है दे विल देन मेडिएट द इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेस जो हमारे पास। तो अब अगर सपोज मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पे थायराइड हार्मोन की बजाय स्टीरॉयड हार्मोन होता, फिर आप क्या करते? सिमिलर मैकेनिज्म सिमिलर होता। मैम इसका भी सिमिलर मैकेनिज्म होता है, इसका साइटोसोल में भी एक होता है रिसेप्टर बस। अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? स्लाइड्स नजर आ रही हैं? खत्म हो गई? नो मैम, एंड ऑफ स्लाइड्स आ रहा है। नहीं, स्लाइड शो नजर नहीं आ रहा ना?
नो मैं मैम। मेरे को क्योंकि वो नो मैम नहीं मेरे आएगा। पास से भी गायब हो गया है, अब पता नहीं। अच्छा ठहरो, मैं इसको स्टॉप करके न्यू शेयर करती हूँ। दोबारा करती हूँ। अच्छा बहरहाल वो वैसे भी हमारा खत्म हो गया था। अब मैं टाइम क्या हो रहा है? 1:12। हाँ तो अभी टाइम है ना। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन करने के बाद डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो मैम मैम। एक क्वेश्चन है। नो मैम। मैम वो आपने टर्पेंटाइन वाला रिसेप्टर वाला एक क्वेश्चन पूछा था, वो आप अगर तो एक्सप्लेन कर दें काइंडली। अच्छा नहीं, अच्छा मैं सॉरी, ये सब क्या बात कर रहे हो ना, तो एक हम इस तरह से भी बन सकती है कि हम कहें जी हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, हाउ सिग्नल इज ट्रांसड्यूस्ड बाय हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, ठीक है। या फिर लाइगेंड बाइंडिंग, कोई भी एमसीक्यू इस तरह बना सकते हैं, लाइगेंड बाइंडिंग टू हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर, और फिर हम उसकी आपको बताएं तो आप हेप्टा हेलिकल से आपने या सर्पेंटाइन रिसेप्टर या हेप्टिकल रिसेप्टर से आपके ज़हन में कौन सा रिसेप्टर आना चाहिए? Always you think about which receptor? Serpentine. GPCR. You will always think about G protein receptors. Yes. G protein receptor. Either it is heptahelical or it is serpentine receptor. तो हम कह सकते हैं ligand binding to this receptor, heptahelical serpentine receptor, और फिर हम उसमें नीचे मतलब उसकी स्टेम इस तरह से बनाए तो आपने serpentine heptahelical पढ़ने के फौरन बाद आपके ज़हन में G protein receptors आ जाएंगे, और फिर आप उसी को सोचते हुए नीचे आप देखोगे कि ये इवेंट्स हैं जो जिनको मुझे फॉलो करना है या मैं उसको देखना है, ठीक है, विद रेफरेंस टू द जी प्रोटीन रिसेप्टर्स। ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अब एसयूज में कोई और आपके जहन में चीज आती हो कि जी इस तरह सवाल आता है फिर हमें नहीं समझ में आता कि हमें कैसे जवाब लिखना है इसका, तो आप मैम मूविंग का एक दफा कर दें कि कितने एक क्वेश्चन के किस टाइप क्वेश्चन के कितने नंबर्स हो सकते हैं और कितने लिखने होते हैं उसमें। बेटे मेरी बात सुनो, आपके हमेशा हर सवाल के सामने आपके मार्क्स मेंशन्ड होते हैं कि 2.5 मार्क्स का है, ये 1 मार्क का है, 1 पॉइंट। मैं आपको बताऊं कि नंबर से ज्यादा पता है किस चीज पे कंसंट्रेट किया करो, आपने उन वर्ड्स पे कंसंट्रेट करना है कि आपको जब किसी ने सिंथेसाइज किया ना क्वेश्चन, तो वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है, इलेबोरेट कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, गिव कर रहा है, गिव डिटेल ऑफ, गिव अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ, इलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ, या फिर वो कहते हैं एनलिस्ट और नेम। तो फिर एनलिस्ट नेम में आपने कुछ नहीं लिखना, आप चाहे 10 सफे लिखो या आप सिर्फ नाम दो, यू विल गेट फुल मार्क्स। समझ में आ रही बात कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप क्वेश्चन के सिंथेसिस को देखो कि क्वेश्चन कैसे सिंथेसाइज हुआ है। और बहुत दफा एग्जामिनर्स बनाते हैं क्लिनिकल सिनेरियो होता है, बहुत बड़ा क्लिनिकल सिनेरियो होता है, लेकिन आप उस क्लिनिकल सिनेरियो के ऊपर हाथ रख के और उसकी वो स्टेम्स को देख लो ना कि वो जो पूछ रहे हैं तो आपको उस क्लिनिकल सिनेरियो की जरूरत नहीं है। तो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दीज सिनेरियोज। बहुत सारे ये सिनेरियोज जो होते हैं वो सिनेरियो बनाते हैं ये एंड डायग्नोसिस ऑफ दिस इज दिस और द कॉज वाज दिस, to give the biomedical significance of this enzyme या give biomedical importance। तो वो सारी चीज ना भी हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से एग्जामिनर पेपर इस तरह से बनाते हैं, लेकिन मैं अगर आपको स्टेम में कुछ डिटेल पूछूंगी ना दूंगी तो उसको आपको अप्लाई करना होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि आप स्टेम पे हाथ रखो तो आप जवाब दे दो उसका, ठीक है। लेकिन मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, बहुत से एग्जामिनर्स जब स्टेम बनाते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस पूछते हैं तो स्टेम ना हो तो क्वेश्चन के आंसर्स आप दे सकते हो। तो आपने ये देखना है, उस हाथ रख के देख लो, आप ये स्टेम पे हाथ रखो और देखो तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनके जवाब दे सकते हो एमसीक्यूज में। अगर दे सकते हो तो उसको इग्नोर कर दो, फिर अगर नहीं दे सकते तो फिर उसको आपने पढ़ना और उसमें कीवर्ड्स ढूंढने हैं, आपके वो कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है। और आपने हमेशा सिंथेसिस ऑफ क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है कि उस क्वेश्चन में उसको सिंथेसाइज कैसे किया गया है, कौन से वर्ड यूज किए गए उनको लिखने के लिए। उन वर्ड्स पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या का जवाब देना है उसको, ठीक है। हमें उसकी डिटेल्स नहीं चाहिए। अगर सपोज हमने आपसे
ट्रांसक्रिप्शन के इवेंट्स तो वी डोंट वांट टर्मिनेशन इवेंट्स, ठीक है। अगर हमने सेकंड मैसेंजर्स के नाम पूछे तो हमें आगे पीछे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ नाम चाहिए सेकंड मैसेंजर्स के। ये हो सकता है कि हम किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के की एक्टिवेशन के बाद सेकंड मैसेंजर्स दें, तो वो आप देख लीजिए कि कोई ऐसी बात तो नहीं की हुई उन्होंने। जिस तरह मैंने आपसे क्वेश्चन स्टेम लिखा कि जी जब फॉस्फेटाइल वो जो G-क्यूब प्रोटीन रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो कौन से सेकंड मैसेंजर्स प्रोड्यूस होते हैं, तब आपको स्पेसिफिकली सेकंड मैसेंजर्स कौन से बताने, G-क्यूब प्रोटीन वाले बताने। जब आपसे GS प्रोटीन की बात की जाए और एडिनाइल साइक्लेज, इफ द एक्टिवेटिंग एंजाइम इज एडिनाइल साइक्लेज, साइक्लिक AMP बनेगा। और कुछ रिसेप्टर्स में वी डिड नॉट गो इनटू डिटेल, लेकिन गुआनिलाइल साइक्लेज भी होता है एंजाइम, तो गुआनिलाइल होता है वो प्रोड्यूस करता है साइक्लिक GMP। साइक्लिक GMP इज अनदर सेकंड मैसेंजर, ठीक है। क्लियर है? अब कुछ और तो नहीं पूछना आपने इसमें से? आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। बच्चों ओके मैम, चलें। Now we'll start with chemistry of proteins. आप में से कितनों को आइडिया है what are proteins? What do you think? Ma'am, they are the amino acids. Please raise your hands rather, either या फिर कोई एक unmute कर polymers of amino acids. अच्छा, polymers of amino acids. एसन ने भी हैंड रेज किया था। जैसे मैंने ये पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड बताया, अच्छा, आपने पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। अच्छा, तो फिर प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स में क्या फर्क है? हाउ पेप्टाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोटीन्स? मैम मॉलिक्यूलर वेट का फर्क होता है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितनी बड़ी चेन है कितनी नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा चलो। अच्छा आप ये बताएंगे कि व्हाट इज द बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन्स? आइडिया है कुछ? ये ऐसे बता दो कि आपके ख्याल में कौन कौन से वो हैं मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन बताओ। मैम प्रोटीन में ह्यूमन बॉडी में 50% प्रोटीन होती है ड्राई वेट, और ये हमारे मसल्स में भी होती है। मसल्स में रोल आपकी बेटे माइक की आवाज एको कर रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम प्रोटीन कैटालाइज रिएक्शंस इन आवर बॉडी। हाँ नहीं, वो तो मैम प्रोटीन सिस्टम ह्यूमन है, वो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस भी करता है, प्रोटीन से बना होता है। मैम सबसे ज्यादा एक सेकंड फर्स्ट ईयर प्लीज। मायोग्लोबिन बाजार बनता है ना, इस तरह तो मछली बाजार है ये, मुझे नहीं पता चल रहा आप क्या कह रहे हो। वन बाय वन प्लीज। प्लाज्मा प्रोटीन मोहसिन अनम्यूट योर माइक। चलो अब बताओ, आप बताओ व्हाट आर इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन? Most of our hormones are proteins, enzymes are proteins, they are present in skin, hair, keratin proteins. अच्छा, जवार अहमद, can you add something to it? मोहसिन, thank you. जवार, can you add something? मैम हमारी बॉडी में मैम सबसे ज्यादा अबंडेंट जो कि बायोमोलिक्यूल्स हैं मैम, वो प्रोटीन्स हैं बेसिकली। और मैम हर चीज में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल आप देखें एंजाइम्स हैं तो वो प्रोटीन्स हैं। फिर हमारे जो है जो ऑक्सीजन की तैयार पे गैस से एक्सचेंज जो करा रहे हैं वो प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन वगैरह। मैम जो कि मोस्टली इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि हमारे
बॉडी को का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है मैम, वो सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो मैम बेसिकली हर चीज में प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं इनसाइड आवर बॉडी, तो कोई भी वेरी ऐसी गुड, चीज थैंक नहीं है यू। जिसमें प्रोटीन्स ना ओके, चलो अब हम जरा स्टार्ट करते हैं। यू हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ प्रोटीन्स। तो अब हम थोड़ा सा देखें कि बेसिकली हमें जो एक सेकेंड इसको मैं ठीक। अब मेनली जब हम इस टॉपिक को पढ़ने लगे हैं तो हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे विद द केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, इसलिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स। We should be able to differentiate between peptides and proteins. We should be able to understand the structure and functions of amino acids, role of amino acids in the structure of protein, biomedical importance of amino acids, और फिर उसके बाद ये आगे नहीं जा रहा, सॉरी। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हम ये फर्स्ट लेक्चर में जो कवर कर रहे हैं, आज मेरे ख्याल में ये कंप्लीट नहीं होगा। आई हैव टू कंटिन्यू इट इन मंडे लेक्चर। आज मैं आपको थोड़ा सा एक इनिशियल इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि व्हाट आर प्रोटीन्स। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अच्छा, आपके ख्याल में आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये जो केमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री आपने शुरू की है, पढ़ना शुरू की है, what do you think why this basic subject is important for you to become a doctor? आपके ख्याल क्यों ये जरूरी है पढ़ना? मैम हमारी बॉडी के सारे मैकेनिज्म पढ़ रहे होते हैं जो चल रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जिस तरह सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन की जब आपने वीडियो देखी तो उसमें एंड में उन्होंने बताया कि व्हाई सिग्नल ट्रांसक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी इसमें कोई डिफेक्ट होगा, इफ दे आर एबनॉर्मल, दे कैन रिजल्ट इन डिफरेंट डिजीजेस, दे कैन कॉज डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज इन द बॉडी। सो यू शुड नो द नॉर्मल्स टू अंडरस्टैंड द एबनॉर्मल्स। ठीक है ना? नॉर्मल पता होंगे तो एबनॉर्मल अप्रिशिएट कर सकोगे ना। अगर नॉर्मल ही नहीं आता तो एबनॉर्मल कैसे अप्रिशिएट करोगे? अच्छा, प्रोटीन्स की अभी आपने देखो ना, इतने ढेर सारे फंक्शंस बताए मुझे कि प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दे आर ट्रांसपोर्ट बायोमॉलिक्यूल्स, दे हैव अ नंबर ऑफ फंक्शंस। आपके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सब यूनिट बेसिकली प्रोटीन्स। तो आपको जब तक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दे आर फॉर्म्ड, और उनका जो इनिशियल जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, हाउ डज इट help in the functioning and in the structuring of the biomolecules, तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब अगर प्रोटीन्स की हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स आर फंक्शनली डाइवर्स मॉलिक्यूल्स। इस स्टेटमेंट को आप जिफाई कर सकते हो? प्रोटीन्स आर फंक्शनली डाइवर्स मॉलिक्यूल्स। तो अभी आपने खुद बताया कि प्रोटीन्स कैसे एक्ट करती हैं। They can act as regulatory enzymes, they can act as catalytic enzymes, they can act as structural component, they can act as functional component, contractile molecule, transport molecule। तो आप देखो तो इतनी ढेर सारे इसके फंक्शंस हैं, they are diverse molecules। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होती है ना? Yes, ma'am। अच्छा, और जो प्रोटीन्स होती हैं, they display an incredible diversity of functions। ठीक है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि they all share the common structural feature। They all share the common structural feature। Is this true? Am I right? Yes, ma'am। कौन सा common structural feature? Amino acid। Peptide bonds, amino acids, amino acids combinations। They are all composed of, or they are made up of amino acids। सबके सब, किसी भी प्रोटीन को उठा लो, इट इज कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये सिर्फ शफलिंग है अमाइनो एसिड्स की, या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है अमाइनो एसिड्स के, व्हिच इम्पार्ट डिफरेंट फंक्शनल प्रॉपर्टीज टू डिफरेंट प्रोटीन्स। अजीब सी बात लग रही है या ये ठीक अंडरस्टैंडेबल है? अंडरस्टैंडेबल है। कोई अपनी डेली लाइफ से कोई एग्जांपल दे सकते हो इसकी? जनरली इन जनरल के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो वही है, लेकिन उनके फंक्शंस बड़े डिफरेंट हैं।
what comes out of it, it is totally different. मैं इस बड़ी सिंपल एग्जांपल से इलेबोरेट करती हूँ. मैम हम ह्यूमन से हमारी भी स्ट्रक्चर नहीं, अल्फाबेट्स कितने हैं? कंपोनेंट सेम है लेकिन हमारे फंक्शन मुझे ये बताओ, अल्फाबेट्स कितने हैं टोटल? 26 अल्फाबेट्स. और पूरी इंग्लिश लैंग्वेज बनती है उससे. Different combinations of different alphabets will come out different words. है ना? Yes, ma'am. बिल्कुल इसी तरीके से there are only 21 amino acids which combine in different combinations and they give up different types of proteins with different functions. क्या ख्याल है? ठीक है बात या नहीं? बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल. अच्छा, पेप्टाइड और प्रोटीन्स, इन दोनों के डिफरेंसेस आपको पता है कि पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स को कहेंगे और प्रोटीन्स को कहेंगे. एक तो वो डिफरेंशिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट और एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर. कितने अमाइनो एसिड्स हों तो वो प्रोटीन कहलाएगी? पेप्टाइड्स. हाँ, greater than 10,000. Usually कहते हैं कि if they are 10,000 and more, then these are proteins. Otherwise they are peptides or polypeptides. ठीक है? तो पेप्टाइड मॉलिक्यूल जब बनता है तो क्या होगा? अगर मोनोपेप्टाइड मैं आपसे कहूँ तो इसमें कितने अमाइनो एसिड्स होने चाहिए? 2 अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन करेंगे तो एक पेप्टाइड. ठीक है ना? इफ इट इज डाइपेप्टाइड तो कितने अमाइनो एसिड्स होंगे? 3. And if it is tripeptide तो 4. If it is tetrapeptide इसी तरीके से, यानी 1 less amino acid, 1 more amino acid, और फिर आप जो उसको डाई, ट्राई और टेट्रा और पेंटा और हेक्सा कहोगे तो वो इसी तरीके से ओलिगोपेप्टाइड्स होते हैं. ओलिगोपेप्टाइड्स कब होंगे? 2 to 9. 10 के करीब जब होंगे. हाँ, यानी लेस देन 10 है वो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं और फिर मोर देन दैट दे आर ओलिगोपेप्टाइड्स. ठीक है? और पॉलीपेप्टाइड्स जो होंगे फिर उनके कॉम्बिनेशन से जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इंक्रीज करेगा, देन दे विल बी लेबल्ड एज प्रोटीन्स. ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ कि जो आपके बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस जो प्रोटीन्स की है वो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि दे परफॉर्म डिफरेंट अ वैरायटी ऑफ एसेंशियल फंक्शंस. उनमें से कुछ डायनामिक फंक्शंस हैं और कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं. स्ट्रक्चरल फंक्शंस में कुछ बता सकते हो कौन से स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं इसके? मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं ना ये 60%. मेम्ब्रेन का पार्ट और फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स. ठीक है, और साइटोस्केलेटन का भी पार्ट होते हैं. साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है. ट्यूबुलिन और वो. ठीक है, और एक्टिन और विमेंटिन, केराटिन. कोलेजन. तो वो एक्टिन मायोसिन किधर होता है? मायोसिन इन मसल्स. इसका मतलब हुआ दे आर पार्ट ऑफ मसल्स एज वेल. और उसके बाद Keratin in hair and nails. तो इन सब जगहों में these are structural functions of proteins. अब जो डायनामिक फंक्शंस आते हैं उनमें क्या क्या फंक्शंस आ जाते हैं? इसके कैटालिटिक फंक्शंस होते हैं. कैटालिटिक फंक्शंस कौन सी प्रोटीन्स के लिए? एंजाइम. अच्छा, और ट्रांसपोर्ट फंक्शंस कौन सी प्रोटीन्स करती हैं? कोई एक दो बता दो. प्रोटीन्स हैं. इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ये पता है? हीमोग्लोबिन. प्लाज्मा प्रोटीन है. एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जो है ना, ये ढेर सारे बायोमोलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कौन सी वाली होती है? साइटोस्केलेटन मैम, माइक्रोट्यूब्यूल्स. अच्छा, प्रोटेक्टिव और विमेंटिन. एक्टिन, मायोसिन इन मसल्स. प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कौन सी है? ह्यूमन. मैम एंटीबॉडी. आई गेस. एंटीबॉडी. इम्यूनोग्लोबुलिन्स. अच्छा, रेगुलेटरी कौन सी होंगी? हार्मोन. मैम एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है ना. ऑनकोटिक प्रेशर को करता है मेंटेन. यस. और
और रेगुलेटरी कॉन्स्टलेशन रेगुलेशन करती है बफर वाला सिस्टम पर पीएच के रेगुलेशन और कौन सी रेगुलेटरी प्रोटीन? रेगुलेटरी सारी हो सकती है। रेगुलेटरी प्रोटीन्स आर मतलब दे हैव क्या कह रहे हो? मेम्ब्रेन पोटेंशियल चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन्स, वो चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स जो होंगी, ठीक है। और तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आ जाएंगी ना, जो चैनल प्रोटीन्स हैं या रेगुलेट भी तो मतलब रेगुलेट भी तो कर अच्छा, और जेनेटिक हिस्टोन्स, जेनेटिक हिस्टोन्स ठीक। और स्ट्रक्चरल में हमारे पास मेनली हम उनको कैटेगराइज करें तो कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन, ये मेन है जो कि डिफरेंट पार्ट्स में जाके आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अमाइनो एसिड की तरफ आए हैं, जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसी भी प्रोटीन का। आपको सबसे पहले प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड्स बेसिकली क्या है? इसके पास अमाइनो ग्रुप है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो अच्छा, अब हम कहते हैं कि देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर एसेंशियल, मतलब आप अपनी डाइट में प्रोटीन्स को लेना क्यों जरूरी है? बॉडी के अंदर तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पड़े हुए हैं, सब कुछ चीजें हैं, बट व्हाई प्रोटीन्स आर एसेंशियल इन योर डाइट? जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो ना, तो वो आपको मेनली एनर्जी के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स आपको चाहिए, फैट्स भी एनर्जी बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, लेकिन वो आपकी स्टोरेज भी है और आपकी प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाते हैं। और उसके अलावा फैट्स के और ढेर सारे, जैसे कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल ढेर सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। प्रोटीन्स क्यों एसेंशियल होती हैं? वो प्रोटीन्स एसेंशियल होती है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रही, स्टोर नहीं हो रहे। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो रहे होते, तो उनसे ये प्रोटीन्स बनी होती हैं, इसलिए उनको इंटेक करना डाइट में चाहिए। मैम प्रोड्यूस ही नहीं मतलब होते, प्रोड्यूस वो नहीं चाहिए होते, होते कुछ प्रोड्यूस होते और कुछ स्टोर भी नहीं होते। They are not produced in your body. Body is not capable of producing them at all, or it produces them in very small quantities. तो जो बिल्कुल नहीं बनते बॉडी के अंदर, उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। मतलब कुछ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, क्योंकि जब आपने प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है बॉडी के अंदर, तो यू नीड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, दीज आर ब्रिक्स। जब तक वो आपके पास नहीं होंगे, यू कैन नॉट बिल्ड अ हाउस, यू कैन नॉट बिल्ड अ प्रोटीन if you don't have amino acids. If you don't have alphabets, you cannot write a language. कोई एक मिसिंग होगा तो आप टाइपिंग नहीं करते। आपके कंप्यूटर पे या आपके टाइपराइटर पे कोई एक अल्फाबेट मिसिंग हो तो you cannot write a sentence. बिल्कुल इसी तरीके से प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर, although proteins are synthesized in the body, but you need some amino acids for the synthesis of those proteins. So to get those essential amino acids, you require these proteins in your diet. ठीक है? तो essential amino acids are provided by the dietary proteins. अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इस बेसिकली क्या, सेंटर में कार्बन है जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, 4 बायोमोलिक्यूल्स will be attached to this central carbon, alpha carbon. One is amino group, other is carboxylic group, hydrogen, और जो फोर्थ होता है उसको हम कहते हैं R ग्रुप। क्योंकि हर अमाइनो एसिड के अंदर ये 3 ग्रुप्स जो हैं, these are common to all amino acids. So we name them amino acid. We name them amino acid because all amino acids, they contain amino group and carboxylic group. We have hydrogen and the additional R group. R group changes from amino acid to amino acid. तो इसका ये मतलब हुआ कि इस अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप की वजह से अगर कोई प्रॉपर्टी ये इम्पार्ट होती है इसको, दैट इज कॉमन टू ऑल अमाइनो एसिड्स। इस ग्रुप की वजह से अगर प्रॉपर्टी होती है तो दैट इज कॉमन टू ऑल अमाइनो एसिड्स। इस वजह से अगर कोई प्रॉपर्टी है तो दैट इज कॉमन टू ऑल। तो वेरिएशन कहाँ पे आएगी? Why different amino acids with the R group?
Different amino R group acids में are different because of this R group. group R group. तो ये R group डिटरमिन करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड कैसे बिहेव करेगा. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? यस मैम. अब सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? The Glycine. simplest amino acid where this R group is hydrogen molecule, glycine and that is glycine. alanine अब एक चीज याद रखने की है कि ग्लाइसिन इज द अमाइनो एसिड जिसके पास 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी 2 साइड्स पे हाइड्रोजन लगा हुआ है. ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि ग्लाइसिन में ये जो अल्फा कार्बन है इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड नहीं हैं. क्लियर? yes मैम 2 सेम है 2 सेम है, बाकी 2 डिफरेंट है, लेकिन 2 एक जैसे हैं. तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन ग्लाइसिन. आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. उसके अलावा बाकी सब जितने अमाइनो एसिड्स आप देखोगे उन सब में ये 4 ग्रुप्स टू अल्फा कार्बन आर डिफरेंट, बट इन द केस ऑफ ग्लाइसिन 2 ग्रुप्स 2 कार्बन्स हाइड्रोजन इज अटैच्ड. ठीक है, ये वाली चीज दिस इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और अगर ये हाइड्रोजन दिस आर ग्रुप इज इथाइल ग्रुप देन इट इज एलानीन. तो आप ये देखो सिर्फ आर चेंज करते जाओ तो अमाइनो एसिड चेंज होता जाता है. ठीक है, अब अगर हम क्लासिफाई करते हैं अमाइनो एसिड्स को तो वी क्लासिफाई देम इनटू नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर वो होंगे जिन पे कोई चार्ज नहीं है और पोलर वो होंगे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स. तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स कैन बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड or they can be negatively charged or they can be neutral at one point and charge can be imparted to them by changing their physiological condition. ये बात क्लियर हुई है मेरी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो नॉन पोलर हो गए. अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं these polar molecules have attraction or they are amphipathic, they are hydrophilic or hydrophobic. जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हाइड्रोफिलिक होते हैं. दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, वाटर. तो आप ये देखो तो इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन बी आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और दे कैन बी नेगेटिव चार्ज्ड और दे कैन बी न्यूट्रल एट a specific pH with specific environmental conditions, but they can have charges which change in their environment. Non-polar होंगे which don't have any charge on them, and these molecules are hydrophobic in nature. These amino acids are hydrophobic in nature. और ये जो पोलर और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं ये उनको पोलैरिटी की बेस पे तो हमने क्लासिफाई तो किया है, लेकिन ये पोलैरिटी डिटरमाइन कौन करेगा? दिस प्रॉपर्टी इज इम्पार्टेड बाय ग्रुप आर ग्रुप. आर ग्रुप चेंज होता जाएगा और आर ग्रुप के चेंज होने से उसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती जाएंगी. तो पोलैरिटी की जो प्रॉपर्टी है दैट इज आल्सो डिटरमाइंड बाय आर ग्रुप, व्हिच टाइप ऑफ आर ग्रुप इज अटैच्ड टू इट. अगर तो आर ग्रुप में एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो एसिड अगर आप देखो ना तो अमाइनो एसिड में आपने ये देखा है कि अल्फा कार्बन है और फिर यहाँ पे अमाइनो है कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. अब अगर इस आर ग्रुप पे एडिशनल ये वाला ग्रुप आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? ये कैसा अमाइनो एसिड होगा? एसिडिक होगा ना बेटे. ये तो आपस में न्यूट्रलाइज हो गए. एडिशनल अब चार्ज क्या है इसके ऊपर? यस मैम. क्या चार्ज है? नेगेटिव. सो नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स और एसिडिक अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो एडिशनल अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर ग्रुप में होगा तो these amino acids will be acidic amino acids. और याद रखिएगा सिर्फ 2 एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, एक है एस्पार्टेट और दूसरा है ग्लूटामेट. ठीक है, there are only 2 acidic amino acids, one is aspartate and other is glutamate. ठीक है,
और अगर आर ग्रुप में बेसिक मॉलिक्यूल यानी अमाइनो ग्रुप है, अगर आर ग्रुप पे, ये देखो ना बेटा, अगर आर ग्रुप में एडिशनल अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है, यानी ऐसा ग्रुप है ये जिसमें एडिशनल टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा फिर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, तो अमाइनो की वजह से जो चार्ज इंपार्ट होता है दिस पॉजिटिव, और अमाइनो ग्रुप इज बेसिक इन नेचर। तो वो अमाइनो एसिड्स कैसे होंगे? बेसिक अमाइनो एसिड्स। बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो बेसिक अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर 3 इन नंबर, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। ठीक है, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। ये बेटे एसिडिक अमाइनो एसिड्स के बहुत दफा जो क्वेश्चन बनता है ना, तो हम कह सकते हैं नेम एसिडिक अमाइनो एसिड्स, नेम बेसिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, या नेम पोलर अमाइनो एसिड्स, क्लासिफाई अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम कहते हैं क्लासिफाई अमाइनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर ग्रुप, तो आप उनके आर ग्रुप की बेसिस पे क्या कहोगे? एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, पोलर अमाइनो एसिड्स, नॉन पोलर, और पोलर फिर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ये आर ग्रुप की बेस पे ये क्लासिफाई हो रहे हैं। ठीक है, और एसिडिक अमाइनो एसिड्स कौन से? अगर वो आपसे कहते हैं नेम एसिडिक अमाइनो एसिड्स, तो आप क्या कहोगे? एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। बेसिक अमाइनो एसिड्स तो कौन से अमाइनो एसिड्स हैं? हिस्टाडीन, arginine, histidine, lysine. You have to learn these names by heart. ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये वाइवा में भी पूछते हैं। स्लाइड में TYR कौन सा? TYR। सॉरी मैम, ये एसिडिक के अंदर TYR है मैम, ये कौन सा अमाइनो एसिड है हमारे पास? टायरोसिन। ये इट इज अदरवाइज इट इज न्यूट्रल, बट इन सम कंडीशंस इट बिकम्स एसिडिक। लेकिन एसिडिक अमाइनो एसिड्स आपसे पूछेंगे तो आपने क्या कहना? There are two acidic amino acids, aspartate and glutamate. Aspartate and glutamate. और basic amino acids कौन कौन है? Histidine, arginine, and lysine. ठीक है, ये हम क्लासिफाई कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स on the basis of their polarity. Either they can be polar or they can be non-polar. ठीक है, अच्छा, अब अगर आप न्यूट्रल देखो तो न्यूट्रल में जो आ जाते हैं आपके पास, यानी ये अनचार्ज्ड हैं बट दे आर पोलर इन नेचर। दे आर अनचार्ज्ड बट दे आर पोलर इन नेचर। तो ये इसमें बेसिकली कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं? सीरीन, थ्रियोनीन, टायरोसिन, एस्पेराजीन, ग्लूटामीन एंड सिस्टीन। ये जो है ना सारे जो टेबल्स हैं ये अमाइनो एसिड्स के, इसमें इनकी पोलर है, नॉन पोलर है, ये लिपिड पॉड के अंदर बने हुए हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड साइड चेन्स के साथ, बेसिक साइड चेन्स के साथ, उनके पूरे नाम लिखे हुए हैं उनके। ठीक है, और उसके बाद जो नॉन पोलर आते हैं, नॉन पोलर में आपके पास एलेनिन आ गया, आइसोलिसिन आ गया, वेलिन, ल्यूसीन, मिथियोनिन, फिनाइल एलानिन, प्रोलीन, ग्लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, मैम ये स्ट्रक्चर्स तो नहीं याद करने ना, बस नाम याद कर लें। आपने स्ट्रक्चर्स नहीं याद करने, इनके नाम याद करने हैं। सिर्फ आपको अमाइनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहिए, और जर्नल स्ट्रक्चर ये, दिस इज जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। यानी इसमें भी ये गोले बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सेंटर में कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन, अमाइनो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और आर ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लाइसिन, एलेनिन के स्ट्रक्चर्स बड़े सिंपल, हाइड्रोजन आता है ग्लाइसिन में, और मिथाइल अगर ग्रुप आप अटैच करते हो तो बिकम्स एलानिन। ठीक है, दीज आर सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स। एस्पेराजीन और वो ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। पोलर अमाइनो एसिड्स में जो कि न्यूट्रल है, सीरीन, नाम लो ना इनके जरा। सीरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन, टायरोसिन, थ्रियोनीन, थ्रियोनीन, लाइसिन, फिर उसके बाद एस्पेराजीन। ग्लाइसिन जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिकम्स इन द नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, बट अंडर सर्टेन मैम ये GNN क्या है?
GL कौन सा अमीनो एसिड है? GLN. GLN is glutamine और ASN is asparagine. ठीक है, अब इनके नाम जो है वो हमें खुद याद करने हैं. यस मैम. मैं सिर्फ इसलिए आपको कह रही है एक दफा बोल लो, वहां पे बोलने नहीं आते. फिर एलानिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, ल्यूसीन, थ्योनिन, प्रोलिन. ठीक है मैम बेसिक में बेसिक में मैम इनका सिर्फ हम ये मतलब ये आर्जिनिन, ऐसे याद हिस्टिडीन, करेंगे लाइसिन. स्टिक और इनका स्ट्रक्चर तो नहीं करेंगे. नहीं, स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर चाहिए. जो स्ट्रक्चर इनके जी नहीं जी चाहिए, आपको नाम पता होने जी मैम, चाहिए. सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए ना. हाँ, सिर्फ जी मैम आपको थैंक यू, बस एसिटिक ये अमाइनो पूछना था बेसिक स्टिक और न्यूट्रल कैसे. हाँ जी मैम ओके. ठीक है, ये उनके सारे स्ट्रक्चर्स मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर आप ये देख लो इसमें. जी मैम ठीक है थैंक यू. ये देखो, अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स है ना, तो लाइसिन में आप देखो एडिशनल अमाइनो ग्रुप है, आर्जिनिन में एडिशनल अमाइनो ग्रुप है, और फिर हिस्टिडीन में एडिशनल अमाइनो ग्रुप है. आप देखो, अदरवाइज इट इज न्यूट्रल, बट इन सर्टेन कंडीशंस इट बिकम्स कोइन चेन एंड बिकम्स चार्ज्ड. ठीक है, और अगर आप देखो तो एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर देयर इन देयर R ग्रुप्स, सो नेगेटिवली चार्ज्ड. एक ये देख लो, और उसके बाद बस मैं आज का लेक्चर खत्म कर आ जाना. बेसिक कॉन्सेप्ट अमाइनो एसिड्स का, बेसिक स्ट्रक्चर, और की बेस पे इसकी पोलैरिटी की बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हम अमाइनो कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आप अगर ये देखो तो इसमें मैंने जो रेफरेंस मॉलिक्यूल आपको दिखाया है ये है ग्लिसरल्डिहाइड. L-ग्लिसरल्डिहाइड और D-ग्लिसरल्डिहाइड, ये आइसोमेरिज्म इसकी ये शो कर रहे हैं. बेसिकली दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. L-ग्लिसरल्डिहाइड और D-ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें डिफरेंस क्या है अगर आप देखो तो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? लीवो एंड डेक्स्ट्रो, H और OH. हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन की पोजीशंस. हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये एलानिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है. तो अगर आप ये देखो कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किधर है, अगर हाइड्रोजन को आप देखते हो तो एल एलानिन में, एल ग्लिसरल्डिहाइड में वो किधर है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल ग्लिसरल्डिहाइड में कहाँ पे है? लेफ्ट साइड पर है. लेफ्ट साइड पे लीवो जो है वो अमीनो एसिड के लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है. ये लीवो नहीं है. कैपिटल L does not stand for levo rotatory. कैपिटल D does not stand for dextro rotatory. वो स्मॉल L और स्मॉल D होते हैं, याद रखिएगा. अभी कार्बोनेट केमिस्ट्री नहीं पढ़ी ना आप लोगों ने, या पढ़ ली है? वो मैम नहीं पढ़ी. नहीं मैम. हाँ, कैपिटल L और कैपिटल D आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. लेकिन जो स्मॉल L और स्मॉल D है, दैट्स लीवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी. It is different from D and L, capital D and L. Small L and small d is different from capital L and capital D. ये चीज याद रखनी है. Capital L and capital D, they are mirror images of each other. ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लिसरल्डिहाइड का तो दिस इज एल ग्लिसरल्डिहाइड, और अगर इसका राइट साइड पे है तो इट इज डी ग्लिसरल्डिहाइड. इसी तरह से अमाइनो एसिड्स भी डी एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अगर इसका अमाइनो ग्रुप एल साइड पे है तो इट इज एल अमाइनो एसिड, और अगर इसका अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे है तो इट इज डी अमाइनो एसिड. एक चीज याद रखिएगा, हमारे अंदर अमाइनो एसिड्स आर एल अमाइनो एसिड्स. वो इस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, DNL. ठीक है, समझ में आया बेटे? यस मैम. हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स है वो किस कॉन्फ़िगरेशन में है? एल एल अमाइनो एसिड. याद रखना है,
क्योंकि जब हम पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन देखेंगे ना, तो उसमें फिर L और D की फॉर्म इज दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम हमेशा जब भी ड्रॉ करते हैं हम अमाइनो ग्रुप को लेफ्ट साइड पे करते हैं ड्रॉ, और कार्बोक्सिल टर्मिनल जो हम बनाते हैं वो राइट साइड पे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर L कॉन्फ़िगरेशन अमाइनो एसिड्स, जिनमें अमाइनो ग्रुप इज ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है मैम एंटियोमर्स में इन्हीं को कहते हैं। एनेंशियोमर्स, जी मैम। हाँ जी, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स दे एग्जिबिट आइसोमेरिक प्रॉपर्टी, they exist in isomer form। DNL फॉर्म एक आपने पढ़ लिया है, फिर हम इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो हम इनकी, एक ये कि आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करते हैं अमाइनो एसिड्स। वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी तक आज के लिए इतना काफी है। आप सिर्फ एक चीज याद रखोगे कि हम अमाइनो एसिड जनरल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना चाहिए, फिर उसकी पोलैरिटी की बेस पे हाउ डू वी क्लासिफाई देम, और तीसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि डी एंड एल फॉर्म क्या है और एल फॉर्म में अमाइनो एसिड कैसे अरेंज होता है, और हमारे अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं दे एग्जिस्ट इन एल फॉर्म। तो आज मेनली जो याद रखने की चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि आपको जनरली व्हाट आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज देयर बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस, व्हाट आर देयर फंक्शंस। अगर मैं बायोलॉजिकल रोल पूछूं प्रोटीन का तो बता सकते हो आप? यस मैम। जितने फंक्शंस हैं ना उनके, डायनामिक फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं, वो सारे बता दो। उसका बायोलॉजिकल रोल है प्रोटीन्स का, या बायोकेमिकल रोल है उसका। ठीक है, उसकी बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये सारे एज डायनामिक और स्ट्रक्चरल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इसलिए दे आर बायोमेडिकली इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स हैं। तो ये सारी उनकी बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस है ना प्रोटीन्स की। ठीक है, उसके बाद आपने क्या चीज सीखी है? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड सीखा है, और फिर आपने देखा है कि आर की बेस पे हाउ अमाइनो एसिड्स वेरी इन देयर प्रॉपर्टीज। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला अमाइनो एसिड है? एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल एल फॉर्म, कैपिटल एल। लीवोडेक्स्ट्रोल की बात नहीं की हमने। ठीक है, ये क्या कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में आपसे पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल एंड स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, यानी कैपिटल एल और स्मॉल एल में क्या फर्क है और कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन आता है। तो आपने एल जो आइसोफॉर्म्स है ना, कैपिटल एल, दे आर आइदर लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसी तरह से डी फॉर्म्स कैन बी स्मॉल एल और स्मॉल डी फॉर्म्स। तो ये सेम नहीं है बेटे, ये याद रखिएगा। मैम स्मॉल एल और स्मॉल डी क्या होता है? स्मॉल एल और स्मॉल डी जो ना वो लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म्स होती हैं इनकी। उसमें ये होता है कि जब भी आप इनको किसी सॉल्यूशन फॉर्म में मतलब मिक्सचर्स बनाते हो या सॉल्यूशन में इनको डिसॉल्व करते हो, तो दे ऑप्ट द साइक्लिक फॉर्म, यानी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो अपनी साइक्लिक फॉर्म में पोजीशन ऑप्ट करते हैं। तो कभी वो लीवो रोटेटरी होते हैं और किसी वक्त वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में होते हैं, और फाइनली फिर स्टेबलाइज फॉर्म में आते हैं वो। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, ये उनकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी है कि वो जब साइक्लिक फॉर्म अपनी ऑप्ट कर रहे होते हैं ना, तो इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म में होते हैं, तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइदर राइट और टू लेफ्ट रोटेट करते हैं। तो वो की लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रॉपर्टी है, और फाइनली फिर वो जिस तरफ उसको रोटेट करेंगे हम ये कह देंगे कि ये लीवो रोटेटरी प्रोटीन है, या लीवो रोटेटरी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स है। जहाँ पे वो इंटरमिसिबल होते हैं और इंटर रोटेटरी प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं, उनको हम रेसिपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। वो आप कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। चलें, थैंक यू बेटा। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आना है सारा। भेज